रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन क्या है? इसका वर्णन संविधान के किस प्रावधान में किया गया है? संविधान के कौन कौन से प्रावधान विधि के शासन से संबंधित हैं? इससे संबंधित न्यायालयों के निर्णय क्या हैं? आपसे किस तरह के परीक्षा में इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं? यदि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कहें तो पूछे जाते हैं प्रश्न कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ, डिस्कस इट्स रेलिवेंट इन इंडिया, यानी कि विधि का शासन क्या है, भारत में इसकी सुसंगतता क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो रूल ऑफ लॉ, जैसा कि इसका नाम है, जैसा इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि विधि और विधि की व्यवस्था, यानी कि विधियों का निर्माण, विधियों का कोडिफिकेशन, उसका संहिताकरण, और एक तरफ लोगों का जीवन या लोगों की दिनचर्या और प्रशासन। तो इन सब में जो संबंध है वो ये संबंध है, अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो दिन प्रतिदिन के आपके सभी क्रियाकलाप में आप देखते होंगे कि किचन में खाना बन रहा है तो कितना पानी पड़ना है चावल में, चावल कितनी देर पकाया जाएगा, कुकर कितनी देर सीटी देगा, सब बातों के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। रोड पे आप चल रहे हैं तो आपको बाईं तरफ चलना है, आपको दाईं तरफ से नहीं चलना है, अन्यथा एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। रेड लाइट जलेगी तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट जलेगी तो चलना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पूरे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम कानून है, और उसी नियम कानून का पालन करते हुए आप अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। ठीक उसी तरह की बात जब देश के शासन व्यवस्था की होती है तो उसी तरह की बात होती है कि कोई न कोई नियम कानून होगा जिसके तहत देश संचालित होगा। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय लोग धर्म और नैतिकता से गवर्न होते थे, और आज की डेट में हम बात करें तो संहिताबद्ध जो विधियां हैं उससे गवर्न होने की बात की जाती है। अब इसका उदाहरण अगर एक एक करके देखें तो जो देश की सबसे मूल विधि है उसको हम कहते हैं संविधान, और उसी संविधान से स्रोत पाते हुए या उसी से शक्ति पाते हुए दूसरी विधियां निर्मित की जाती हैं, और उन सभी विधियों को मिलाकर के ही देश की शासन व्यवस्था चलती है। और इसी शासन व्यवस्था को चलाने को या दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को गवर्न करने के लिए हम एसओपी बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या हम हिंदी में इसी बात को कहें तो मानक संचालन प्रक्रिया। तो ये मानक संचालन प्रक्रिया आपके दिनचर्या में, ये रोज की दिनचर्या में दिखाई देता है, और ये दिनचर्या का भाग है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसी नियम का पालन कर रहे हैं। तो अब ये बात किस संदर्भ में हो रही है? यदि देश के बारे में हम बात करें तो मान लीजिए कि मनमोहन सिंह की सरकार थी 2005 से लेकर के और 14 तक। तो उनके समय में मान लीजिए कि जो संसद का सत्र होता है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, तो इस मान लीजिए ये 3 सत्र चल रहा था उस समय। और आज मोदी जी की सरकार बन गई तो वो कहें कि नहीं नहीं, अब हम तो सत्र जो है चलाएंगे अपने हिसाब से, यानी हम हर महीने सत्र चलाएंगे या हम 2 साल में एक बार सत्र चलाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो संविधान में चीज़ें बताई गई हैं उसी के अनुसार, या विधियां हैं जो संसद के रूल्स बने हुए हैं उसके रूल के अनुसार गवर्न होनी है सारी चीज़ें। यानी किसी व्यक्ति के हिसाब से, यानी जब आपका प्रधानमंत्री चेंज हो गया, राष्ट्रपति चेंज हो गया, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्टी या मतांतर, इसके चेंज होने से हमारे शासन व्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शासन विधि के अनुसार चलता रहेगा, और लोग बदलते रहेंगे, पार्टी बदलती रहेगी, मतांतर बदलता रहेगा, विचारधारा बदलती रहेगी। तो इसी बात को हम कह रहे हैं विधि का शासन, यानी कि रूलर, सम्राट या राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अनुसार चीज़ें नहीं चलेंगी, बल्कि विधि के अनुसार चलेंगी, और विधि समान होगी सभी के लिए, और सभी समय पे विधि समान है। अब समय के अनुरूप विधि चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज होगी तो सबके लिए होगी, और सभी उसी विधि से गवर्न होंगे। अब इसको दूसरी भाषा में यदि हम दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि मैंने किसी को मारा, डंडे से मार दिया या तमाचा मार दिया, तो मुझे भी वही पनिशमेंट मिलेगा। प्रधानमंत्री ने किसी को तमाचा मारा तो उनको भी वही पनिशमेंट मिलेगा, और वो भी उसी कोर्ट में जाएंगे एज ए एक्यूज, और मैं भी उसी कोर्ट में जाऊंगा एज ए एक्यूज जहाँ की घटना घटित हुई है, या जो विधि में बताया गया है कि कहाँ विचारण होगा, कहाँ दंडित किया जाएगा, किस जेल में भेजा जाएगा। तो सभी के लिए वही व्यवस्था होगी। ये अलग मैटर है कि जैसे हमने राष्ट्रपति को एक एक्सक्यूज़ दिया हुआ है, उनको एक प्रिविलेज दी हुई है कि जब तक वो पद पे हैं तब तक हम उनको अभियोजित नहीं करेंगे, तो वो एक अलग मैटर हो गया उनके पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। लेकिन बाकी सभी मामलों में हम कहें कि सभी, जैसा मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, कि प्रधानमंत्री हो चाहे उनके ऑफिस का प्यून हो, सभी को एक ही ट्रीटमेंट मिलेगा विधि के समक्ष। अब उनकी सुरक्षा आप कहेंगे ज़्यादा है, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो उनके पद को लेकर के हैं, उस व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है।
तो अब इसको अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग और अपने एक लीगल फ्रेमवर्क में देखने की कोशिश करें तो रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस विच asserts that law is supreme and the all persons and authorities whether public or private are subject to the law। यानी सभी जो है विधि के अधीन होंगे और विधि सर्वोच्च होगी, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके आदेश निर्देश या उसके मनमानेपन से कोई कार्य नहीं होगा। इट एंश्योर्स दैट पावर इज एक्सरसाइज्ड विद इन लीगल लिमिट्स, यानी जो विधि की सीमा है उसी सीमा के अधीन शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। जिसको जितनी शक्ति विधि ने दी है उसके पद के अनुसार, उसके प्रतिष्ठा के अनुसार, उसी अनुसार वो उसे एंजॉय कर सकता है या उसके अनुसार वो कार्य कर सकता है। एंड प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी अपने प्राधिकार का मनमाना यूज करने के प्रति ये कहीं ना कहीं रोक लगाती है, उसे सीमित करती है। द कंसेप्ट इज सेंट्रल टू डेमोक्रेसी, यानी ये जो हमारा सिद्धांत है ये लोकतंत्र का मूलभूत मामला है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, संवैधानिकता के लिए ये महत्वपूर्ण है। द फ्रेज रूल ऑफ लॉ वाज पॉपुलराइज्ड बाई A.V. डाइसी, ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थियरिस्ट, यानी ये ब्रिटिश संविधान वेत्ता थे और इन्हीं के द्वारा इसको ज़्यादा प्रसारित किया गया। और इनकी बुक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1885 में ये पब्लिश हुई थी। मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी इसका क्या अर्थ और परिभाषा है यदि हम एक लीगल फ्रेमवर्क में देखने की कोशिश करें। द रूल ऑफ लॉ मीन्स गवर्नमेंट बाई लॉ एंड नॉट बाई मैन, यानी आदमी की सरकार नहीं होगी बल्कि विधि की सरकार होगी या विधि का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। लॉज गवर्न ए नेशन नॉट आर्बिट्रेरी डिसीजंस ऑफ रूलर्स, यानी जो देश है वो विधि से शासित होगा, न कि किसी सम्राट, राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मनमाने निर्णय से। एवरी एक्शन ऑफ द स्टेट मस्ट हैव लीगल बैकिंग, यानी किसी भी कार्य के पीछे विधि का बल होना चाहिए। और इस विधि के बल का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग अपनी सामान्य भाषा में समझें तो संविधान का आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि जब तक कोई विधि नहीं होगी और उस विधि का उल्लंघन नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता। यानी मान लीजिए मैंने आलोचना कर दी मोदी जी की, तो मोदी जी ने कहा, आदेश दे दिया कि पवन सर को कारागार में डाल दिया जाए, इनको अरेस्ट कर लिया जाए, तो ये संभव नहीं है जब तक कि किसी विधि में मेरे कार्य को अपराध घोषित नहीं किया गया होगा या ये नहीं कहा गया होगा कि ये कार्य करने पे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, तब तक किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, अभियोजित नहीं किया जा सकता, कोई दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये कहने का मतलब है कि किसी कार्य के पीछे विधि का बल होना चाहिए, विधि होगी तभी वो कार्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लीगल इक्वलिटी एंड फेयरनेस मस्ट प्रिवेल, यानी जो समानता और निष्पक्षता का सिद्धांत है वो प्रिवेल करेगा। अकॉर्डिंग टू डाइसी द रूल ऑफ लॉ इज द प्रीडोमिनेट ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी विधि की जो मंशा है वो प्रिवेल करेगी, उसका पालन होना चाहिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के प्रशासन में विधि की मंशा के अनुरूप कार्य होगा। डाइसीज 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। A.V. डाइसी एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ थ्रू 3 कोर प्रिंसिपल, यानी A.V. डाइसी के जो विधि के शासन का सिद्धांत था उसके 3 मुख्य एस्पेक्ट हैं। अब वो क्या क्या एस्पेक्ट हैं? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जैसा मैंने पहले ही कहा कि विधि की सर्वोच्चता, पहली बात। दूसरी इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। और तीसरी बात है इनकी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी विधि की भावना के अनुरूप कार्य होगा, यानी विधि स्पष्ट रूप से उस तरह की लिखी नहीं भी गई है तो भी उसके भावना के अनुरूप कार्य होगा। अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक बात को। दिस प्रिंसिपल प्रिंसिपल मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफ़र एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ, यानी जब तक उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया होगा तब तक हम उसे पनिश नहीं कर सकते। लॉ मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड थ्रू ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर, यानी जो विधि बनाने की सामान्य प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अनुसार विधि का निर्माण किया जाए, स्थापित किया जाए। और ये बात जैसा कि मैंने ऊपर कहा अनुच्छेद 20(1) में ये बात कही गई है कि विधि का उल्लंघन जब तक कोई व्यक्ति नहीं करेगा, जब तक विधि नहीं होगी तब तक किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। आर्बिट्रेरी पावर और डिस्क्रिशन इज इनकंसिस्टेंट विथ रूल ऑफ लॉ, यानी जो मनमानी शक्ति है, मनमाना विवेक है, वो विधि के सिद्धांत के विपरीत होगा। दस डिस्क्रिशनरी और ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर रेस्ट्रिक्टेड,
यानी जो मनमानापन होगा वो प्रतिबंधित होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, दिस प्रिंसिपल implies that every individual irrespective of rank, status और पोजीशन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी बराबर होंगे, चाहे उस व्यक्ति का कुछ भी स्तर हो, कोई भी पद हो या रैंक कुछ भी हो, सभी को एक समान विधि मानेगी। और इसका मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि मोदी जी मर्डर करें, चाहे मैं मर्डर करूं या कोई भी व्यक्ति देश का मर्डर करेगा तो उसको वही पनिशमेंट यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ पनिशमेंट मिलेगा, और बीएनएसएस की वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, यानी विचारण उसी प्रकार से किया जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए है कि माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थीं और उनका निर्वाचन सही तरीके से नहीं हुआ था और इसको राजनारायण जी ने चैलेंज किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय के पद पे स्थित प्रधानमंत्री के इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि ये चुनाव निष्पक्ष और विधि के अनुरूप नहीं हुआ है, इसलिए नल एंड वाइड है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है उदाहरण के लिए कि चाहे आप बड़े से बड़े पोस्ट पे हो, रैंक पे हो, आपके लिए विधि उसी तरह से ट्रीट करेगी आपको जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति को ट्रीट करती है। नो पर्सन इज एबव द लॉ, यानी कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा, और ये एग्जाम्पल उसके लिए सफिशिएंट है। ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट, यानी सभी व्यक्ति जो होंगे उसी न्यायालय के जुरिडिक्शन के अधीन होंगे, कोई अलग अलग न्यायालय किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं होगा। अब इसका एक एक्सेप्शन है कि मान लीजिए एमपी एमएलए के लिए अलग कोर्ट बना हुआ है और नॉर्मल पीपल के लिए अलग कोर्ट बना हुआ है। तो इसका कारण ये है कि ये लोग अपने पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी न किसी तरह से डिले करते थे और इनके मामलों का निर्णय नहीं हो पाता था और इनको दंडित नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया और पीआईएल के माध्यम से ये बात चैलेंज की गई थी कि इन लोगों के लिए अलग न्यायालय बना करके जल्दी से जल्दी इन लोगों के मामले का निस्तारण किया जाए ताकि इन लोगों को दंडित किया जा सके। तो पर्पज इसका वो है, इन लोगों को अलग ट्रीटमेंट देना पर्पज उसका नहीं है। दिस इंश्योर्स लीगल इक्वलिटी एंड प्रिवेंट्स प्रिविलेज बेस्ड ऑन पावर और पोजीशन, यानी पावर और पोजीशन के आधार पे अलग अलग विशेषाधिकार से वंचित करना या उसको रोकना इसका मकसद है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, अकॉर्डिंग टू डायसी राइट्स एंड लाइबिलिटीज of individuals should not depend merely on written constitutions. They must be secured through judicial decisions and enforcement by courts. यानी जो विधि में लिखा है केवल उसी पे एकदम निर्भरता ना हो, बल्कि जो भावना है विधि की उसके अनुसार कार्य होना चाहिए और उसका डिसीजन न्यायालय करे और उसके अनुसार उसका इन्फोर्समेंट हो। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, और रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया और ये कहा कि मैं इस दुर्घटना को नहीं बचा सका या मेरा डिपार्टमेंट नहीं बचा सका, इसलिए इस विभाग का मंत्री होने योग्य मैं नहीं हूँ और मैं त्यागपत्र देता हूँ, और उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी थे जिन्होंने कि अपने ऊपर चार्ज लगने के बाद जेल जाने के बाद भी त्यागपत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ दुरुपयोग हो रहा है, हमारे साथ भावना के साथ ऐसा किया जा रहा है और मैं दोषी नहीं हूँ, इसलिए मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा, मैं जेल से ही शासन करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश हो रही है कि अब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय भी ये बात लिखी हुई नहीं थी संविधान में कि जो व्यक्ति जेल जाएगा या जिसके ऊपर एलिगेशन लगेगा वो त्यागपत्र देगा, बल्कि उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर और संविधान की भावना के अनुरूप ऐसा कार्य किया कि संविधान ने हमें सेवा करने के लिए कहा है और मैं सेवा करने में असफल रहा, इसलिए मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि जो बात नहीं भी लिखी हुई है लेकिन संवैधानिकता के दायरे में आती है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। इन इंग्लैंड फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व फ्रॉम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स रादर दैन बीइंग एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड, यानी ब्रिटेन के संविधान में स्पष्ट रूप से फंडामेंटल राइट्स का वर्णन नहीं किया गया है, लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन में, लेकिन फिर भी वहाँ चीज़ें परंपरा के अनुसार जुडिशियल डिसीजन के अनुसार चलती हैं। तो ये बात डायसी के कहने का मतलब था। रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान और रूल ऑफ लॉ में क्या संबंध है या कहाँ कहाँ रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। दो द टर्म रूल ऑफ लॉ इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इम्प्लिसिट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड फिलॉसफी, यानी भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ शब्द कहीं लिखा नहीं गया है, वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन ये संविधान के ढांचे में और उसके दर्शन में, उसके आयाम में छिपा हुआ है, क्योंकि जो संविधान की व्यवस्था है, जो उसके सिद्धांत हैं, उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से उसकी झलक मिलती है या दिखाई देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिफ्लेक्टिंग रूल ऑफ लॉ इंक्लूड
आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसा कि डायसी चाहते हैं कि सभी के साथ समता का व्यवहार हो, तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान उस तरह की बात कर रहा है और इक्वल प्रोटेक्शन सभी नागरिकों को देने की बात कर रहा है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि सभी व्यक्तियों का जीवन और स्वतंत्रता संरक्षित है, केवल और केवल विधि के द्वारा उनकी स्वतंत्रता और जीवन को लिया जा सकता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं अपराध करने के बाद, या फांसी लगाई जाती है, तो जीवन भी लिया जा सकता है, स्वतंत्रता भी छीनी जा सकती है, लेकिन विधि के अनुसार। आर्टिकल 32 एंड 226 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है आर्टिकल 32 के रूप में, 226 के रूप में। आर्टिकल 13 पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है कि यदि कार्यपालिका या विधायिका लोगों के अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, मनमानापन कार्य उनके कार्यों में मनमानापन है, तो न्यायालय जुडिशियल रिव्यू करके उनके कार्यों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी इन तीनों को अलग अलग रखने की व्यवस्था की गई है। तीनों की शक्तियाँ अलग अलग डिफाइंड हैं और वो अपनी शक्तियों को एंजॉय करते हैं उसी दायरे में रहते हुए। और इसी बात को लेते हुए आर्टिकल 50 भी स्पष्ट रूप से कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड रूल ऑफ लॉ एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। जैसा कि आप जानते हैं केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, और आगे आने वाले बाद के न्यायालय के निर्णयों में रूल ऑफ लॉ को भी बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया कि इसे आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। ये संविधान की मूल संरचना है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन इंडिया, इंडियन कोर्ट्स हैव स्ट्रांगली अपहेल्ड द रूल ऑफ लॉ थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स। तो किन किन जजमेंट्स में क्या क्या कहा गया रूल ऑफ लॉ के संबंध में? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, रूल ऑफ लॉ वाज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये मूलभूत ढांचा है और इसे बनाए रखना होगा। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, यानी केवल विधि बना देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वो विधि फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रूल ऑफ लॉ को प्रमोट कर रहा है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण 1975, द कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट रूल ऑफ लॉ इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का ये मूल सिद्धांत है और इसे बनाए रखना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसका महत्व क्या है? द रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर, किस बात के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, यानी राज्य का मनमाना जो कार्रवाई है उसके विरुद्ध संरक्षण के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को इंश्योर करने के लिए। विदाउट रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी डीजेनरेट्स इनटू डिक्टेटरशिप और अनार्की, यानी कि यदि रूल ऑफ लॉ न हो तो लोकतंत्र जो है वो परिवर्तित हो जाता है अनार्की में, यानी कि मनमानेपन और आप कहेंगे तानाशाही में। क्रिटिसिज्म ऑफ डायसीज थियरी, यानी डायसी का जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की जाती है। किस रूप में आलोचना की जाती है? डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस डायसीज थियरी हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचना भी की जाती है उसकी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी बिफोर लॉ इज इम्प्रैक्टिकल इन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, यानी आज के कल्याणकारी राज्य में सभी व्यक्तियों को बिल्कुल वास्तविक समानता दे दी जाए, ये संभव नहीं है, इस रूप में आलोचना की जाती है। मॉडर्न गवर्नमेंट रिक्वायर डिस्क्रिशनरी पावर फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सही प्रशासन चलाने के लिए आज की सरकारों को कुछ ना कुछ विवेकाधिकार चाहिए, इसलिए हम केवल विधि के अनुसार ही सब कुछ चलेगा, ये कहना थोड़ा सा असंभव, ये कह कर आलोचना की जाती है। डायसीज इग्नोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, यानी जो हमारे विशेष न्यायाधिकरण हैं और प्रशासनिक विधि का कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हाउ एवर दीज क्रिटिसिज्म डू नॉट डिमिनिश द कोर वैल्यू ऑफ रूल ऑफ लॉ, इन आलोचनाओं के बाद भी रूल ऑफ लॉ का जो मूल सार तत्व है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। कंक्लूजन, द रूल ऑफ लॉ इज कार्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी जो हमारी संवैधानिक लोकतंत्रात्मक संविधान है उसका ये आधार स्तंभ है।
इट एंश्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी बाई सब्जेक्टिंग ऑल अथॉरिटी टू लीगल लिमिट, यानी विधिक दायरे में रहते हुए सभी प्राधिकारियों और सभी लोगों के न्याय, स्वतंत्रता और समानता को ये प्रमोट करता है। इन इंडिया द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल टू सेफगार्डिंग दिस प्रिंसिपल, यानी जो हमारी न्यायपालिका है वो इसके संरक्षण के लिए तमाम सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है और इसमें भूमिका का निर्वाह करती है। ए सोसाइटी गवर्न बाई रूल ऑफ लॉ प्रमोट्स ट्रस्ट, स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, मेकिंग इट इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ये कि विश्वास हो, इसमें स्थिरता हो और अच्छा प्रशासन दिया जा सके, और इसके लिए रूल ऑफ लॉ का होना या उसको प्रमोट करना आवश्यक है, और ये प्रमोट करता है इन सब चीज़ों को। अब यदि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो और ये आपके लिए कुछ सहायता कर सकती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को, और अपने सुझाव दे सकते हैं कि और भी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए और आगे आने वाले समय में आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो निश्चित रूप से आप चैट बॉक्स में ये सुझाव हमें दें, और ताकि मैं उसको यूज़ करते हुए और अच्छा से अच्छा वीडियो और कंटेंट्स आपके लिए लेकर के आ सकूं। धन्यवाद।